नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव जी अकेडमी में। आज हम लोग करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का सेक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग करेंगे 12 नंबर चैप्टर, जो कि केंद्र राज्य संबंध। उसमें हम कवर करेंगे केंद्र राज्य संबंध को, बहुत अच्छे से समझेंगे। उसमें हम लोग सूची कवर करेंगे, जैसे कि संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई और समवर्ती सूची हो गई। इस तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और हम लोग जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। और चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे वो सिविल का एग्ज़ाम हो या फिर आपकी वनडे एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम में चाहे वो पेट की परीक्षा हो या फिर यूपी पुलिस की परीक्षा हो, जितने भी भारत की कोई भी एग्ज़ाम जिसमें भारतीय संविधान का सेशन आता है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का जो सेशन है चैप्टर नंबर 12 है केंद्र राज्य संबंध। समझेंगे इसको अच्छे से। सबसे पहले हम लोग केंद्र राज्य संबंध, पहला पॉइंट है इसका, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य जो विधायी एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय जो शक्तियों का विभाजन होता है, विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की जो शक्तियों का है वो बंटवारा किया गया है और 3 प्रकार की जो सूचियों को मतलब बताया गया है। कौन कौन सी? जो पहली सूची हो गई संघ सूची हो गई, दूसरी हो गई राज्य सूची, तीसरी हो गई समवर्ती सूची। अब हम लोग करेंगे जो संघ सूची है, संघ सूची के बारे में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है या फिर यूपीपीसीएस आरओ की जो परीक्षा होगी, उसमें यहाँ से क्वेश्चन एक 100% देखने को मिलेगा। वहाँ पूछ देता है कई कई तरीक़ों से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संघ सूची के बारे में। संघ सूची के बारे में जानेंगे हम लोग। पहला पॉइंट है, संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं दोस्तों, यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व के हैं नेशनल लेवल पर, उनको संघ सूची में शामिल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का एकमात्र जो अधिकार है वो केंद्रीय विधायिका यानी कि केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को प्राप्त है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके कोई भी एग्ज़ाम हो। इस सूची में कुल 100 विषय हैं, मूलतः 97 विषय हैं। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो संघ सूची होती है उसमें कुल कितने विषय सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, मतलब 4 विकल्प दे देगा, उसमें दे देगा जैसे कि 100 दे देगा, 95 दे देगा, 90 दे देगा या 85 दे देगा। तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा 100। या फिर अगर 100 की जगह 100 नहीं दिया है तो मूलतः लिखेगा क्वेश्चन में, तो मूलतः के तौर पर हो जाएगा आंसर 97 विषय। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं राज्य सूची। अब हम लोग कर लेते हैं राज्य सूची के बारे में चर्चा। इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं या फिर कोई भी एग्जाम हो उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला पॉइंट है, इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं, यानी कि जहाँ पे आप जिस जगह पे रह रहे हैं स्थानीय लेवल पे जो स्थानीय जगह के महत्व को दर्शाता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इन पर कानून बनाने का, इन पर जो विधि बनाने का अधिकार होता है वो राज्य विधानमंडल के पास होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई कुछ विशेष परिस्थिति बनी हुई है, तब क्या होगा, किसके पास ये कानून की विधि बनाने की या फिर कानून बनाने की या विशेष कानून बनाने की किसके पास शक्ति है? वो जो शक्ति है वह शक्ति संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की जो संख्या है कुल 61 है। यानी कि जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में जो राज्य सूची होती है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 61, मूलतः 66। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट इसी से राज्य सूची से ये जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन,
लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई। ये सारे के सारे विषय जो हैं ये राज्य सूची के विषय हैं। यहाँ से क्वेश्चन दे देता है, 3 विकल्प ऐसे दे देगा जो तो या तो ये राज्य सूची से होंगे, सॉरी, या तो ये समवर्ती सूची से होंगे या फिर संघ सूची से होंगे। एक विषय दे देगा जो कि राज्य सूची का होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है आपके परीक्षा में। चलिए अब हम लोग देखते हैं समवर्ती सूची। तीसरा जो है समवर्ती सूची है। इसमें शामिल विषयों पर जो संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून या फिर विधि बनाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है समवर्ती सूची का, यदि दोनों कानूनों में विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून होगा। यानी कि यदि दोनों में विरोध हो जाए तो जो संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा वही मान लिया जाएगा, ना कि राज्य सूची द्वारा जो राज्य द्वारा विधि बनाई जाए वो। इसमें इस समय 52 विषय सम्मिलित हैं, मूलतः 47 विषय सम्मिलित हैं। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, विषय के बारे में यहाँ से पूछ सकता है, समवर्ती सूची में मूलतः कितने जो विषय सम्मिलित हैं, तो 47 मूलतः विषय सम्मिलित हैं। और मूलतः ना पूछे तब ऑप्शन में दे देगा 52, तो 52 आंसर हो जाएगा। जैसे कि अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं समवर्ती सूची के, सारे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला जैसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग, ये समवर्ती सूची का है, और परिवार नियोजन ये भी समवर्ती सूची का है, और जनसंख्या नियंत्रण यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल ये भी एक समवर्ती सूची का विषय है, और जो समाचार पत्र है ये भी समवर्ती सूची का ही विषय है। कारखाना, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, आर्थिक तथा सामाजिक योजना ये भी एक समवर्ती सूची का ही विषय है। आगे हम लोग देखेंगे अवशिष्ट विधायी शक्ति क्या है। अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में हम लोग जान लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आरओ की परीक्षा में। जानेंगे हम लोग अवशिष्ट विधायी शक्ति क्या है। सबसे पहला पॉइंट, जिन विषयों को संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया हो उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्रदान किया गया है। यहाँ बात हो रही थी अवशिष्ट जो विधायी शक्ति, तो ये संसद को शक्ति प्राप्त है। आगे हम लोग देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है, यदि राज्यसभा अपनी उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, कितने की बात हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, कानून बनाए तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है जैसे इमरजेंसी लगी हुई हो, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो, उस समय जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो संसद का होगा, चाहे वो राज्य सूची का विषय हो या फिर समवर्ती सूची का विषय हो या किसी भी विषय का, मतलब कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो वहाँ पे यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर संघ सूची ही देखेगी। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अब हम लोग जानेंगे केंद्र राज्य संबंध में गठित जो प्रमुख समिति क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है सरकारिया आयोग, यानी कि यहाँ से इस बार यूपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा 2023 14 मई को हुई थी, उसमें यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर हर बार पूछता है। इस बार भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, सरकारिया आयोग। यहाँ पे क्वेश्चन दे देता है मिलाने को, 4 विकल्प दे देगा, एक गलत दे देगा, इस तरीके से भी दे देगा, 4 विकल्प या तो मिलाने को रख देगा, स्टेटमेंट तरीके से भी दे देता है। जैसे कि सरकारिया आयोग, इसका जो गठन है सरकारिया आयोग का, उसका गठन जो है 1983 में हुआ था। रिपोर्ट किसने की थी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी वो अक्टूबर 1987, और जो कुल 247 सिफारिशें हुई थी, और जो इसके अध्यक्ष थे सरकारिया आयोग के वो थे न्यायाधीश RS सरकारिया जी, और जो अन्य सदस्य थे सरकारिया आयोग में वो थे B शिवरामन और MR सेन, इतने लोग इसमें सम्मिलित थे। आगे हम लोग देखें दूसरा पुंछी आयोग।
पुंछी आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका गठन कब हुआ था, किस तरीके से कौन कौन से लोग सम्मिलित थे। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। गठन जो है पुंछी आयोग का अप्रैल 2007 रिपोर्ट 2010 में हुआ था, यानी कि अप्रैल 2007 की रिपोर्ट पर 2010 में पुंछी आयोग का गठन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष हैं पुंछी आयोग के वो हैं न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी जी, और जो अन्य सदस्य थे पुंछी आयोग में वो थे धीरेन्द्र सिंह एक थे विनोद कुमार, एक थे प्रोफेसर NR माधव मेनन और एक थे डॉक्टर अमरेश बागची। इस तरीके से यहाँ कभी कभी क्वेश्चन मिलाने रख देता है कि पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था और जो इसके अध्यक्ष कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। अब हम लोग जानेंगे अंतर्राज्य परिषद क्या है। अंतर्राज्य परिषद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम लोगों को दोस्तों उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नहीं तो पूरा कई बुक्स आती हैं, जो सारी बुक्स पढ़ लेंगे तो क्या उसमें कितने % याद होगा और कितना आपके परीक्षा में फंसेगा, मैटर ये करता है दोस्तों। इसीलिए आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो सके। बात हो रही है दोस्तों अंतर्राज्य परिषद की। अंतर्राज्य परिषद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कौन कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदया जी। अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर पहली बार जून 1990 में यानी कि 1990 में अंतर्राज्य परिषद का गठन हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राज्य परिषद का गठन कब हुआ था। इसका जो है गठन हुआ था 1990 में, यानी कि जून 1990 में। इनमें निम्न में कौन कौन से सदस्य थे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अंतर्राज्य परिषद में कितने सदस्य थे। सबसे पहले थे प्रधानमंत्री, जो कि अध्यक्ष के रूप में थे। दूसरे थे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, और जो अन्य सदस्य थे सभी राज्यों एवं केंद्र राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे पर चर्चा कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट भी हम लोग समझ लेते हैं कौन शामिल थे। चौथा पॉइंट है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक वर्ष में 3 बार इसकी बैठक की जाती थी, जिसके लिए कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित होने चाहिए। अब हम लोग जानेंगे अंतर्राज्य नदी जल विवाद क्या है, इसका गठन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे और विवाद क्यों था, और इसका अधिनियम कब आया था, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका UPPSC आरोग्य परीक्षा में बन सकता है। अंतर्राज्य नदी जल विवाद, सबसे पहला पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 262 में नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नदी जल विवादों से संबंधित जो समाधान होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत कानून या उपबंध बन सकते हैं, तो अनुच्छेद 262 के तहत। आगे देखते हैं, संसद द्वारा इस संबंध में 1956 में 2 अधिनियम पारित किए गए। अब हम लोग जानेंगे कि अंतर्राज्य नदी जल विवाद से संबंधित जो 2 अधिनियम पारित किए गए थे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरा है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं अंतर्राज्य नदी जल विवाद से संबंधित जो पॉइंट और है महत्वपूर्ण। अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में आया था, जो कि केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वह अधिकरण या फिर नियम का गठन कर सके या फिर विधि को बना सके। अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद संबंधित राज्यों को निर्णय मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दोस्तों, राज्य से शिकायत प्राप्त होने पर केंद्र सरकार 1 वर्ष के अंदर अधिकरण का गठन करेगी और 3 वर्ष के भीतर अधिकरण अपना निर्णय होगा। अब आगे हम लोग जानेंगे क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक है निकाय या फिर सांविधिक निकाय है, किस तरीके का निकाय है और उसका जो गठन है
किसने किया, किस तरीके से किया, समझेंगे हम लोग इसको, और ये किस अधिनियम के तहत आया। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको भी। क्षेत्रीय परिषदें, सबसे पहले पहला पॉइंट है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों, बल्कि ये संविधिक निकाय है। संविधिक का मतलब होता है इसको कानून द्वारा बनाया गया, इसको संसद द्वारा पास किया गया, क्योंकि इनका जो गठन है संसद के अधिनियम के तहत किया गया है। इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषदों का जो है गठन किया गया है एवं पूरे देश को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं हम अब उन लोगों उसको भी हम लोग जान लेते हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों का जो वर्गीकरण किया गया है, पहला जो वर्गीकरण है क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय कहाँ है, और शामिल राज्य और संघ राज्य शासित क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्षेत्रीय परिषद, जैसे कि उत्तरीय क्षेत्र, और जो इस उत्तरीय क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में अवस्थित है, और जो शामिल संघ एवं राज्य क्षेत्र शामिल हैं, जो राज्य शामिल है उसमें से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली। नेक्स्ट है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, इसका जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में अवस्थित है। इसमें कौन कौन राज्य क्षेत्र शामिल हैं, कौन कौन क्षेत्र शामिल हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इसी प्रकार आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं। अब पूर्वी क्षेत्र हम लोग देखेंगे, और इसका जो क्षेत्र एक जो था छत्तीसगढ़ था। इसी प्रकार अब हम लोग जानेंगे पूर्वी जो क्षेत्र था वो कौन कौन से, इसका मुख्यालय कहाँ था, इसका मुख्यालय था कोलकाता में, और इसमें जो क्षेत्र शामिल थे, राज्य शामिल थे वो थे, पहला था बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम। अब हम लोग जानेंगे पश्चिमी जो क्षेत्र था, इसका मुख्यालय था मुंबई। इसमें जो राज्य क्षेत्र संघ शासित राज्य क्षेत्र जो शामिल थे वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, इतने मतलब पश्चिमी क्षेत्र में शामिल थे। आगे था तो दक्षिणी क्षेत्र था, दक्षिणी क्षेत्र का जो मुख्यालय था वो था चेन्नई मतलब यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में जो केंद्र शासित और राज्य क्षेत्र शामिल थे वो थे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके साथ केरल एवं पुडुचेरी। अब हम लोग जानेंगे पूर्वोत्तर परिषद क्या है, हम लोग पूर्वोत्तर परिषद के बारे में जानेंगे। पूर्वोत्तर परिषद क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पूर्वोत्तर परिषद के बारे में, संसद द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में पारित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये किया गया था 1971 में। आगे पॉइंट देख लेते हैं, पूर्वोत्तर परिषद में कितने राज्य क्षेत्र सम्मिलित थे, इसमें 8 राज्य क्षेत्र सम्मिलित थे। इन परिषदों में 8 राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों के अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य शामिल थे, यानी कि इसमें कुल मिला के 4 लोग सम्मिलित थे। अब हम लोग जानेंगे कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, वो क्या हैं, इनके बारे में अनुच्छेद हम लोग जान लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। पहला पॉइंट, संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। अब हम लोग जानेंगे इससे जुड़े हुए अनुच्छेद और विशेष उपबंध क्या किए गए हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला इसका जो है कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध से रिलेटेड अनुच्छेद 371 में जो विशेष उपबंध किया गया है वो है महाराष्ट्र, गुजरात के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371A के बारे में जान लेंगे। नागालैंड के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 371B, असम के लिए विशेष उपबंध, और 371C मणिपुर के लिए विशेष उपबंध। इसी प्रकार 371D आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध, और अनुच्छेद 371E आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध, और अनुच्छेद 371F सिक्किम के लिए विशेष उपबंध। इसी प्रकार 371G अनुच्छेद मिजोरम के लिए विशेष उपबंध को प्रावधान दिया गया है, और अनुच्छेद जो 371H है उसमें जो उपबंध मिलता है अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध। और अनुच्छेद 371I में जो विशेष उपबंध मिलता है वो मिलता है गोवा के लिए विशेष उपबंध,
और जो 371 जे में मिलता है उसमें मिलता है कर्नाटक के लिए विशेष उपबंध। अब हम लोग जानेंगे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अच्छे से समझेंगे हम लोग अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे किस भाग के तहत आता है, क्या है, सारी चीज़ें A to Z कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, नहीं तो आपके डाउट सारे रह जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। इससे जुड़ा पॉइंट है संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातीय के जो प्रशासन होता है और उसका जो नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसके अलावा यानी कितने, इसको हम लोग याद कर सकते हैं ATMM, इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं ऐसे क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। राज्यपाल को परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। आगे इन क्षेत्रों वाले राज्यों के जो राज्यपाल के लिए आवश्यक है कि वह प्रति वर्ष यानी कि प्रत्येक साल एवं जब राष्ट्रपति चाहे उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट सौंपें, यानी कि ये मांग राज्यपाल से राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं राज्यपाल कोई विनिमय तब तक नहीं बना पाएगा जब तक उसने जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श न कर लिया हो। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है और उनके जो प्रशासन के लिए उपबंध भी किए गए हैं। अगर किसी जिला में विभिन्न अनुसूचित जनजातीय निवास यानी कि अनुसूचित जनजातियां निवास करती हों और राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्र के रूप में विभाजित कर सकेगा। इन क्षेत्रों में जिला परिषद तथा प्रादेशिक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 339 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषय पर संघ या फिर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो कल। तो ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि कोई डाउट रह गया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, तो हम आपके डाउट सारे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम आपको आंसर कहाँ से दे पाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।